नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 2 मई 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज टोटल 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, एक द हिंदू का, बाकी अलग अलग न्यूज़पेपर से। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे हिंदू का। विज्ञान प्रसार एक बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, इसको सरकार ने बंद करने का फैसला लिया है। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ट्रिब्यून इंडिया का आर्टिकल है, रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगा रही हैं वेस्टर्न कंट्रीज, इससे वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सकते बल्कि इससे नुकसान होगा। तीसरा आर्टिकल EFTA कंट्रीज के साथ में इंडिया के ट्रेड एग्रीमेंट से संबंधित है और चौथा आर्टिकल संविधान की इंटरप्रिटेशन से संबंधित है। 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ सैंक्शंस इम्पोज्ड बाय वेस्टर्न कंट्रीज ऑन डेवलपिंग नेशंस, या फिर एनमी कंट्रीज मान लीजिए, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। मतलब UPSC डेवलपिंग नेशंस की जगह पर कुछ भी इस्तेमाल कर सकती हैं। थीम इस क्वेश्चन की सेम रहेगी कि USA के द्वारा और USA के मित्र देशों के द्वारा सैंक्शंस लगाए जाते हैं कई बार, जैसे ईरान के ऊपर लगाए, नॉर्थ कोरिया के ऊपर लगाए, वेनेजुएला के ऊपर लगाए और अब रशिया के ऊपर लगाए। आपको ना इन सैंक्शंस की इफेक्टिवनेस को एनालाइज करना है। वेस्टर्न कंट्रीज जो ये सैंक्शंस लगाती हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कितने इफेक्टिव साबित होते हैं, एग्जाम्पल्स भी देने हैं। 250 वर्ड्स में आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले अक्सर ना एक डिबेट होती है। अक्सर आपने कुछ लोगों को ये कहते सुना होगा कि कई लोगों में ना इनहेरेंट टैलेंट होता है, जन्म से ही टैलेंट होता है, उनके जीन्स ही ऐसे होते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। जैसे आइंस्टाइन है, आइंस्टाइन को अगर आप आर्मी में भेज देते तो शायद वो एक अच्छा सोल्जर साबित नहीं होते। उनका टैलेंट साइंस में ही था जिसको उन्होंने यूटिलाइज किया और वो महान साइंटिस्ट बने। उनके जीन्स ही ऐसे थे कि वो अच्छे साइंटिस्ट बने। अगर उन्हें किसी दूसरे फील्ड में भेजा जाता तो वो अच्छा नहीं बन सकते थे। अब आप एक बात बताइए, आप भी क्या इस बात से सहमत हो? देखो, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। डिबेट जो चलती है ना टैलेंट और हार्डवर्क के बीच में, उस डिबेट में आप हार्डवर्क को इग्नोर नहीं कर सकते। बेशक हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स की मेमोरी अच्छी है, IQ अच्छा है, उन्हें अच्छे से समझ में आता है, उन्हें अच्छे से याद होता है, लेकिन ज्यादा हार्डवर्क करेगा ना कोई सामने वाला पर्सन जिसमें लेस टैलेंट होगा, तो वो कंपनसेट कर सकता है टैलेंट को। अगर इंसान ठान ले, अगर आइंस्टाइन ठान लेते बिल्कुल ही किसी भी कीमत पे मुझे अच्छा सोल्जर बनना है, तो वो एक अच्छा सोल्जर भी बन जाते। मतलब ये कहना कि उनके अंदर टैलेंट सिर्फ साइंटिस्ट बनने का था, वो चाहते भी तो अच्छा सोल्जर नहीं बन पाते, ये कहना गलत है। अगर इंसान ठान ले तो हार्डवर्क की सहायता से ना टैलेंट में अगर कुछ कमी है तो उसे कंपनसेट किया जा सकता है आसानी से। आज के डिस्कशन का पहला इंपोर्टेंट आर्टिकल विज्ञान प्रसार संस्था को बंद करने से संबंधित है और आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट देखो ये है, 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। 28 फरवरी से पहले सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसको लेके अब कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। निर्णय ये है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक ऑटोनोमस बॉडी हुआ करती थी, हालांकि अभी भी है लेकिन जुलाई के अंत तक रहेगी। उसके बाद ये बॉडी काम करना बंद कर देगी। इस बॉडी का नाम है विज्ञान प्रसार। विज्ञान प्रसार एक ऑटोनोमस बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, बट अब इसे बंद करने का निर्णय लिया गया है। काम यह था इस बॉडी का साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करना। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब यह होता है जब किसी भी प्रॉब्लम को हम रैशनल वे में, लॉजिकल वे में, एविडेंस के आधार पर अप्रोच करते हैं तो वो साइंटिफिक टेम्पर होता है। सिंपल एग्जांपल देखिए आप, बोला जाता है कि मंगलवार को नाखून मत काटो। क्यों ना काटो? वीरवार को यानी बृहस्पतिवार को, थर्सडे को आप कपड़े मत धो। क्यों ना धो? जब इन भ्रांतियों को आप हाथों हाथ लेते हैं एविडेंस के आधार पर, रैशनल वे में, ऐसा क्या है कि मंगलवार को नाखून नहीं काटने चाहिए, ऐसा क्या है कि मंगलवार को कटिंग नहीं करवानी चाहिए,
तो ये साइंटिफिक टेम्पर है। तो ये बॉडी साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने का काम करती थी, लोगों को बताने का काम करती थी कि साइंस कैसे काम करती है। समझ गए? हालांकि देखो, सरकार का यह कहना है हमने सिर्फ इस बॉडी को बंद करने का निर्णय नहीं लिया है, और बहुत सारी ऑटोनोमस बॉडीज जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के तले चल रही थी उनको हमने बंद करने का डिसीजन लिया है। हालांकि राइटर फोकस करते हैं सिर्फ इसी बॉडी पर। राइटर कहते हैं जनता से कोई कंसल्टेशन नहीं किया गया इस बॉडी को बंद करने से पहले। ये जो बॉडी थी ना, आजादी के बाद से ही ना एक आइडिया इमर्ज होके आया था, एक सोच इमर्ज होके आई थी कि हमें जनता में साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना है। समझ गए? तो इसी दिशा में सबसे पहली जो संस्था बनी वो थी विज्ञान मंदिर। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जब आया था ना, तो उस समय विज्ञान मंदिर का निर्माण किया गया। विज्ञान मंदिर का काम यह था कि जनता में साइंटिफिक आइडियाज को पॉपुलर करना, खास करके रूरल पॉपुलेशन में जनता को बताना कि कैसे साइंस काम करती है, साइंस की इंपॉर्टेंस क्या है। उस समय देखो इतने रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे, तो बुक्स के माध्यम से, फिल्म्स, स्लाइड्स के माध्यम से, साइंटिफिक अप्लायंसेस के माध्यम से साइंटिस्ट के द्वारा कोशिश की जाती थी साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने की। फिर 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन आई। उस समय देखो विज्ञान मंदिर ने ना बहुत बढ़िया काम किया। बताया गया किसानों को कि आप ये बीज इस्तेमाल कीजिए, इसके बहुत सारे फायदे हैं, और इसका रिजल्ट भी अच्छा निकला। आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन सफल हुआ। उसके बाद 1982 में यानी 1982 में नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन इमर्ज होके आया, यानी ये संस्था बनी, ये काउंसिल बनी, NCSTC। इस एजेंसी ने बहुत सारी दूसरी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट किया, छोटी छोटी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो देश में साइंस को स्प्रेड करने की कोशिश कर रही थी। बाद में देखो इस काउंसिल के द्वारा ना एक यात्रा भी निकाली गई, भारत जन विज्ञान जत्था। और जब ये यात्रा अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंची ना, तो बहुत सारी, चूंकि इस यात्रा में बहुत सारी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हुई थी, इसलिए एक नेटवर्क बन गया इस काउंसिल का बहुत सारे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में, जिनका मकसद सेम था कि साइंस को सपोर्ट करना। देखो ये सब आपको डिटेल से याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बैकग्राउंड बताया जा रहा है आर्टिकल में कि विज्ञान प्रसार बॉडी वैसे 1989 में बनी थी, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी ऐसी बॉडीज थी जो साइंस को स्प्रेड कर रही थी सोसाइटी में, साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप कर रही थी। समझ गए? एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किया, शुरू में विज्ञान मंदिर, उसके बाद ये नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, ये 1982 में बनी, और सबसे लास्ट में फिर अब बारी आती है विज्ञान प्रसार की। फिर इसके बाद बनती है बॉडी विज्ञान प्रसार 1989 में, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, जिसको सरकार ने बंद करने का निर्णय लिया है। विज्ञान प्रसार ने साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर कंटेंट डेवलप किया और इसे स्प्रेड किया रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से। 1990s में काफी सारी सीरीज चलाई गई विज्ञान प्रसार के द्वारा, जैसे देखो विज्ञान निधि 13 पार्ट की रेडियो सीरीज थी, अलग अलग 16 भाषाओं में। इसके बाद भारत की छाप, ये 13 पार्ट की टेलीविजन सीरीज थी, इंडिया में साइंस के इतिहास के बारे में। उसके बाद मानव का विकास मतलब ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्यों और कैसे साइंस में डेली लाइफ में चीज़ें कैसे काम करती हैं, उसके बारे में सीरीज। एक क्वेश्चन ऑफ साइंस मतलब साइंटिफिक क्वेश्चंस के ऊपर ये टेलीविजन सीरीज थी। मतलब बहुत सारी सीरीज विज्ञान प्रसार के द्वारा चलाई गई 90s में। 1995 में ना एक सोलर इक्लिप्स आया था, बहुत बड़ा, टोटल सोलर इक्लिप्स, अक्टूबर 1995 में। इसके बारे में काफ़ी अवेयरनेस फैलाई गई विज्ञान प्रसार के द्वारा। बहुत सारे फिल्म मेकर्स के साथ टाई अप किया गया कि आप हमारे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्रीज दिखाइए
जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं या फिर साइंस का इतिहास है उसके बारे में। मतलब उस समय अच्छा काम किया विज्ञान प्रसार ने। लेकिन देखो राइटर ये कहते हैं पिछले कुछ दिनों में ये जो बॉडी है ना वो भटक गई है। कैसे भटक गई है? ये बॉडी सरकार का प्रोपेगेंडा बन गई है, मतलब प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने वाली बॉडी बन गई है। प्रधानमंत्री का कोई भी कार्यक्रम होता है उसको दिखाया जाता है, परीक्षा पे चर्चा को दिखाया जाता है। जो हमारे साइंस मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, उनकी कंस्टिट्यूएंसी में छोटे से छोटा इवेंट होता है उसको दिखाया जाता है। बाबा रामदेव के साथ इंटरव्यू होते हैं। यहां पर देखो दूरदर्शन पे ना 1 घंटे का स्लॉट लिया गया इस बॉडी के द्वारा, डीडी साइंस के नाम से 1 घंटे का डेली साइंस प्रोग्राम। लेकिन पुराने प्रोग्राम्स को दिखाया गया, नया कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया गया 1 घंटे के प्रोग्राम में। अब कौन इंटरेस्ट लेगा जब पुराने प्रोग्राम्स को बार बार फिर से दिखाया जाएगा सूर्यवंशम मूवी की तरह। बाद में देखो ओटीटी लेकर आया गया विज्ञान प्रसार के द्वारा एक वेबसाइट indiascience.in, लेकिन इस पर भी वही चीजें, पुरानी चीजें, सरकार के कार्यक्रम, सरकार जो कर रही है बार बार उसको दिखाना। इवन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट जो है उनका भी इंटरव्यू लिया गया साइंस इन द वेदास इशू पर। इसके साथ साथ आरएसएस की ना एक एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है विभा, यानी कि विज्ञान भारती। विज्ञान भारती के साथ टाई अप करना स्टार्ट कर दिया विज्ञान प्रसार ने। विज्ञान भारती का कोई इवेंट होता, दोनों ऑर्गेनाइज करते, फंडिंग की जाती विज्ञान प्रसार के द्वारा। विज्ञान भारती में कुछ कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहे थे, उनको सैलरी दी जाती विज्ञान प्रसार के द्वारा। इवन जो मैगजीन है विज्ञान प्रसार की, ड्रीम 2047, ये मैगजीन, इसमें भी विज्ञान भारती जो आरएसएस की एफिलिएटेड बॉडी है, उस बॉडी के इवेंट्स को ज्यादा तवज्जो दी जाती। जैसे जैसे देखो विभा जो आरएसएस की एफिलिएटेड बॉडी है ना, इसका इमरजेंस हुआ, वैसे वैसे विज्ञान प्रसार का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। तो लास्ट में राइटर ये बोलते हैं देखो विज्ञान प्रसार को बेशक सरकार के द्वारा बंद किया जा रहा है, लेकिन कोई अल्टरनेटिव नहीं बताया गया है सरकार के द्वारा कि क्या इसको रिप्लेस करके कोई और बॉडी स्टैब्लिश की जाएगी। असल में देखो 2 चीजें हैं। पहली बात, सरकार नहीं चाहती कि ऑटोनोमस बॉडीज काम करें, सरकार चाहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए बॉडीज। दूसरा, बेशक इस ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दिया जाए, लेकिन ये जो आइडिया है ना कि साइंटिफिक टेम्पर को स्प्रेड करना जरूरी है, इस आइडिया को बंद ना किया जाए। ये आइडिया जरूर, इस पर सरकार काम करे और साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने की कोशिश करे रूरल पॉपुलेशन में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में वेस्टर्न कंट्रीज की डोमिनेंस से संबंधित है। शुरुआत में राइटर के द्वारा कहा जाता है देखो ये जो 3 बॉडीज है ना, नाटो, फिनलैंड ने अभी एंट्री ली नाटो में, 31वां मेंबर बन गया है। नाटो ऑर्गेनाइजेशन यूएसएसआर के अगेंस्ट बनी थी। यूएसएसआर की लिगेसी आज के समय में रशिया के पास है, तो ये बॉडी आज के समय में मेनली रशिया के अगेंस्ट है। यूरोपियन यूनियन, इसमें 27 कंट्रीज हैं, और G7 में मेनली तो वेस्टर्न कंट्रीज हैं। एक जापान एशिया से है, ईस्टर्न वर्ल्ड का है जापान। तीनों बॉडीज में आप देखिएगा वेस्टर्न कंट्रीज का बोलबाला है। वेस्टर्न कंट्रीज आज के समय में क्या कर रही हैं, रशिया को पूरी तरह से आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। यूक्रेन वार के बाद यह कोशिश और भी ज्यादा बढ़ गई है। राइटर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रेज कर रहे हैं कि देखो जब से वार स्टार्ट हुआ है ना, वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा कोई खास प्रयास नहीं किया गया है इस वार को खत्म करने के लिए, बल्कि यूक्रेन को सपोर्ट किया गया है और एक प्रकार से वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो वार को जारी रखे हुए हैं। हथियार दिए जा रहे हैं बहुत ज्यादा यूक्रेन को। शुरुआत में देखो ये बात सही थी क्योंकि यूक्रेन को रशिया से लड़ना था, बट अब जैसे जैसे वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, वैसे वैसे युद्ध जो है वो कंटिन्यू हो रहा है।
अब बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज को ना एक कोशिश करनी चाहिए, कोशिश कि कैसे ना कैसे करके इस युद्ध को खत्म किया जाए। बट वेस्टर्न कंट्रीज उल्टा कर रही हैं। एक तरफ यूक्रेन को हथियार दिए जा रहे हैं, ऊपर से रशिया के ऊपर और ज्यादा सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। देखो ये बात अब इतिहास से साबित हो चुकी है, सैंक्शंस लगाने से कोई देश बाज नहीं आता है, सैंक्शंस लगाने से कोई देश रुकता नहीं है। ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए, रशिया के ऊपर अब सैंक्शंस और ज़्यादा कठोर होते जा रही हैं। इतिहास हमें बताता है, जैसे देखो एथेंस और स्पार्टा की लड़ाई हुई थी पहले एंशिएंट ग्रीक में, मेन रीजन था सैंक्शंस का, सैंक्शंस लगाए गए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के ऊपर एम्बार्गो लगाया गया था, इस वजह से जापान ने प्री एम्प्टिव स्ट्राइक की यूएसए के ऊपर। मतलब जब आप किसी देश को इतना ज्यादा कॉर्नर में डाल दोगे ना, इतना ज्यादा उसे खत्म करने की कोशिश करोगे, तो फिर वो ऐसा एक्शन लेगा, कहा जाता है ना कि हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, वैसी बात हो जाती है। तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा के उसे स्लो डेथ देने की कोशिश की जा रही है। बट एक समय ऐसा आएगा, रशिया को रियलाइज होगा कि हमें मारा जा रहा है, इससे अच्छा कि हमें इनके हाथों मरे, हम इनको भी मार के मरेंगे। इसका मतलब यह है कि रशिया डायरेक्टली युद्ध स्टार्ट कर देगा वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। ऐसा पहले भी हो चुका है इतिहास में काफी बार, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज इससे सीखने की कोशिश नहीं कर रही हैं। कोशिश यह होनी चाहिए कि कैसे ना कैसे करके वार को खत्म किया जाए जो यूक्रेन और रशिया के बीच में अभी चल रहा है। देखो वेस्टर्न कंट्रीज एक बात यह समझती हैं कि हम अब डायरेक्ट युद्ध में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत कम है, वहां की पॉपुलेशन काफी एजिंग है, खास करके यूरोप की। तो वो किसी भी कीमत पे नहीं चाहते कि हमारी धरती पर वार पहुंचे, इसीलिए वो यूक्रेन को प्यादा बना के रशिया को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रशिया सरेंडर नहीं करने वाला है। यही साइकोलॉजी है जो देश युद्ध लड़ते हैं ना, जब युद्ध लड़ रहे देश के पास में कोई रूट नहीं बचता है भागने का, तो फिर वो देश फुल ऑन फुल लड़ाई करता है, डायरेक्ट लड़ाई। मतलब रशिया के पास भी जब ऐसा होगा कि कोई रास्ता बचा ही नहीं, तो फिर वो डायरेक्टली वेस्टर्न कंट्रीज के साथ लड़ाई स्टार्ट कर देगा। और देखो एक और चीज, वैसे तो एशियन चैलेंज अब धीरे धीरे और ज्यादा मजबूत हो रहा है। चाइना आपको पता है यूएस को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है। एशिया की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा रहेगा, कंजम्पशन ज़्यादा रहेगा तो मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, वहाँ की इकोनॉमी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगी। आज के इकोनॉमिक पावर हाउस कौन है पूरे वर्ल्ड में? चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ये काफ़ी एग्रेसिव इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं और वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमीज इमर्ज हो रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। बाद में लास्ट में यही बातें बोली जाती हैं कि देखो सैंक्शंस से वार नहीं खत्म होता है, ना ही वार को रोका जा सकता है सैंक्शंस की सहायता से। हमेशा ऐसा देखा गया है कि उस देश में जो डिग्निटी है, जो नेशनलिज्म है, वो हमेशा भारी पड़ता है सैंक्शंस के ऊपर। ईरान को रोका जा सका है? नहीं। नॉर्थ कोरिया को सैंक्शंस की सहायता से रोका जा सका है? नहीं। जब इतिहास हमें बताता है नहीं रोका जा सका है, तो फिर वेस्टर्न कंट्रीज व्यर्थ में बेकार के रास्ते पर चल रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, इकोनॉमिक पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड EFTA स्टेट्स। EFTA स्टेट्स मतलब ये स्टेट्स, ये देश, आइसलैंड, लिक्टेनस्टीन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ये सारे देश हैं EFTA स्टेट्स। अब इनके रिप्रेजेंटेटिव ना, इनकी तरफ से एक हाई लेवल डेलीगेशन इंडिया में आया। ये देश यानी EFTA देश इंडिया के साथ में किसी प्रकार का ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं। वैसे देखो आपको लगता होगा कि ये छोटे छोटे देश हैं, इनकी मिला के पॉपुलेशन भी बहुत कम है, 14 मिलियन के आसपास। बट देखो बहुत ज़्यादा व्यापार किया जाता है इन देशों के द्वारा, इकोनॉमी इनकी स्ट्रोंग है, अच्छी खासी, मतलब ठीक ठाक है। 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया था इन चार देशों ने 2021 में।
वर्ल्ड में 10th लार्जेस्ट मर्चेंडाइज ट्रेडर हैं, यानी गुड्स के ट्रेडर हैं, और 8th लार्जेस्ट सर्विस ट्रेडर हैं ये देश। अब इन देशों की टोपोग्राफी ऐसी है, नॉर्वे, आइसलैंड, इनकी, कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं लग सकती, इसलिए यहाँ के देश, यहाँ के जो लोग हैं ना, हाईली स्किल्ड हैं। अगर इंडिया इनके साथ किसी प्रकार का ट्रेड एग्रीमेंट साइन करता है तो इंडिया के लिए काफ़ी फायदे का सौदा रहेगा। इन देशों के जो नागरिक हैं वो इनोवेशन के मामले में, कॉम्पिटिटिवनेस, वेल्थ क्रिएशन, इन सब चीज़ों के मामले में काफ़ी आगे हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी हाई है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है। इन देशों की जो कंपनीज हैं वर्ल्ड लीडर्स हैं काफ़ी सारे सेक्टर्स में, जैसे फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी, मशीन मैन्युफैक्चरिंग, R&D ड्रीवन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, जियो थर्मल रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, मरीन टेक्नोलॉजी, एनर्जी रिलेटेड सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। समझ गए? अब बताया जाता है कि इन देशों का ना 40 देशों के साथ में ऑलरेडी 29 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, और इन छोटे देशों का 22% जो व्यापार होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाले पार्टनर से ही होता है। एशिया में हांगकांग, इंडोनेशिया, फिलीपींस, साउथ कोरिया, सिंगापुर, इनके साथ एग्रीमेंट है, और नेगोशिएशन चल रही है मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, इन देशों के साथ में। क्या फायदा होगा अगर इंडिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है? इंडिया में ग्रीन टेक्नोलॉजीज काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, ये देश इंडिया की मदद करेंगे ग्रीन टेक्नोलॉजीज को और बेहतर ढंग से ग्रो करने में, इंडिया को कैपेबल बनाएंगे ग्रीन टेक्नोलॉजी के मामले में। मार्केट एक्सेस इंडिया को मिलेगी, इंडिया के जो हाईली स्किल्ड लोग हैं इन देशों में ज़्यादा आसानी से जा सकेंगे काम करने के लिए। इन्वेस्टमेंट आएगी इन देशों से इंडिया में, इन सभी सेक्टर्स में, जैसे इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, मेटल्स, फार्मास्यूटिकल्स। इन्वेस्टमेंट आएगी तो जॉब्स जनरेट होंगी, वेल्थ क्रिएट होगी इंडिया में। तो ये सारी बातें बोली जाती हैं कि स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। अगर ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है दोनों को फ़ायदा होगा, EFTA कंट्रीज़ को भी, इंडिया को भी। अब इसके बाद अगला जो आर्टिकल है वो संविधान की इंटरप्रिटेशन से संबंधित है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है चिंतन चंद्रचूड़ के द्वारा। देखो, जब हम 1947 में आज़ाद हुए थे तो हमारे साथ और भी काफ़ी सारे देश आज़ाद हुए थे। सब ने अपने देश को चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया, लेकिन खास बात यह है इंडिया को छोड़कर ज़्यादातर देशों को फिर से अपना संविधान बनाना पड़ा। ज़्यादातर देशों का जो संविधान था वो ज़्यादा समय तक टिक नहीं सका, और कुछ देश ऐसे थे जहाँ पर संविधान की इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हुई और कुछ ही सालों में वहाँ पर मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश हो गया। इसीलिए देखो, ये हमारी एक यूनिक अचीवमेंट है। हमारा संविधान अभी भी आज़ादी के 70 सालों बाद मजबूती के साथ टिका हुआ है। जबकि देखो, हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के सामने चैलेंजेस काफ़ी बड़े बड़े थे, जैसे कि इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री की, जहाँ पे इतने सारे धर्म, इतनी सारी जातियों और दूसरी आइडेंटिटीज़ के लोग रहते हैं, इस डाइवर्सिटी को संविधान में एकोमोडेट करना। ऐसा देश जहाँ पर सिसेशनिस्ट की टेंडेंसीज अभी काफ़ी ज़्यादा है, देश एकजुट नहीं है, उसके बावजूद फेडरलिज्म हम लेकर आए। इतनी सारी इलिटरेसी के बावजूद हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का प्रोविज़न किया, मतलब 18 या फिर इससे अधिक उम्र के सभी लोग वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ये जो प्रोविजंस थे उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा एडवांस थे, और बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ ने हमको चेताया भी था कि ये सारे प्रोविजंस इंडिया जैसे देश के लिए नहीं हैं। तो देखो, आज आज़ादी के 70 वर्ष बाद हम इस आर्टिकल में ये एनालाइज करेंगे कि पिछले 70 सालों में संविधान के प्रोविजंस को किस प्रकार से इंटरप्रेट किया गया है कोर्ट्स के द्वारा, खास करके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 4 फेसेस में इस इंटरप्रिटेशन को डिवाइड किया जाता है आर्टिकल में। बात करते हैं पहले फेस की। पहले फेस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के प्रोविजंस को इंटरप्रेट करते वक्त टेक्सचुअल अप्रोच को अपनाया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के टेक्स्ट पर फोकस किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को इग्नोर किया कि पूरा जो डॉक्यूमेंट है संविधान का वो किन वैल्यूज़ को सपोर्ट कर रहा है, पूरा डॉक्यूमेंट क्या कहना चाहता है, नहीं। ना ही सुप्रीम कोर्ट ने राइट्स को इंटीग्रेटेड होकर देखा। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ टेक्स्ट पर फोकस किया कि पर्टिकुलर लाइन में टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। जैसे देखो, एग्जाम्पल देता हूँ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के एक लीडर ने प्रिवेंटिव डिटेंशन लेजिस्लेशन का विरोध किया। प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है, जब देखो अथॉरिटीज़ किसी पर्सन को डिटेन कर लेती हैं
इस आधार पर कि ये पर्सन अगर बाहर रहता है तो पब्लिक ऑर्डर को खतरा हो सकता है, कोई क्राइम हो सकता है, इसलिए प्रिवेंशन के तौर पर पहले ही उस पर्सन को डिटेन कर लिया जाता है। ये मतलब होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन का। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित जब कानून आया तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के एक लीडर ने पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में और कहा ये जो कानून है आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन में अपना वर्डिक्ट देते हुए कहा देखो ये राइट्स जो हैं वो अलग अलग हैं, आप इन राइट्स को एक साथ नहीं देख सकते। तो ये एक एग्जाम्पल है किस प्रकार से पहले फेज में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ टेक्स्ट पर फोकस किया, वैल्यूज पर फोकस नहीं किया, वर्ड्स के मीनिंग पर फोकस किया। इसके बाद एक और एग्जाम्पल दिया जाता है। एक बड़ा क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने ये आया था फर्स्ट फेज में, क्या पार्लियामेंट के पास जो पावर्स हैं संविधान को चेंज करने की, उन पावर्स के ऊपर कोई लिमिटेशन है या फिर नहीं है, खास करके फंडामेंटल राइट्स को चेंज करने की। तो इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने देखो ये कहा वैसे तो आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग कोई ऐसा एक्ट, कोई ऐसा कानून पार्लियामेंट के द्वारा नहीं बनाया जा सकता जिससे फंडामेंटल राइट वायलेट होता हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग वो कानून, वो एक्ट नलीफाई हो जाएगा। बट देखो फिर से बोलता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने टेक्स्ट पर फोकस किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 13 सिर्फ बात करता है पार्लियामेंट के कानून की, लेकिन अगर संविधान को अमेंड किया जाता है आर्टिकल 368 की सहायता से, तब इवन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा सकता है। मतलब एसेंस ये है, पहले फेज में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की इंटरप्रिटेशन पर, संविधान के टेक्स्ट पर फोकस किया, वैल्यूज पर नहीं फोकस किया, इवन संविधान के पूरे स्ट्रक्चर पर फोकस नहीं किया, इंटीग्रेटेड तरीके से संविधान को नहीं देखा। अब बात करते हैं दूसरे फेज की। दूसरे फेज में जब सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के प्रोविजंस को इंटरप्रेट करना स्टार्ट किया तो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के ओवरऑल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए प्रोविजंस को इंटरप्रेट किया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संविधान का पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो कुछ वैल्यूज को सपोर्ट करता है, उन वैल्यूज को इग्नोर नहीं किया जा सकता, उन वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पूरे डॉक्यूमेंट में एक कोहेरेंस है। याद कीजिए पहले फेज में क्या बोला था कि ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 19, 21, 22 ये अलग अलग आर्टिकल्स हैं, एक आर्टिकल का दूसरे आर्टिकल से कुछ लेना देना नहीं है, एक फंडामेंटल राइट का दूसरे फंडामेंटल राइट से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन दूसरे फेज में सुप्रीम कोर्ट ने यह गलती नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी आर्टिकल्स के बीच एक कोहेरेंस है। हमारे संविधान निर्माता किसी ऑब्जेक्टिव के साथ, कुछ वैल्यूज के साथ उन्होंने संविधान का निर्माण किया है और उन वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए संविधान के प्रोविजंस को इंटरप्रेट किया जा सकता है। जैसे देखो 1973 की एक जो जजमेंट है, केशवानंद भारती की जजमेंट, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये बात सही है, पार्लियामेंट के पास पावर्स हैं संविधान को अमेंड करने की, बट पार्लियामेंट जो है वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकती। यानी संविधान के कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनका वायलेशन पार्लियामेंट के द्वारा नहीं किया जा सकता संविधान को अमेंड करके। इसके बाद देखो 1978 के मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कंसेप्ट दिया और आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ से संबंधित है इसको भी ब्रॉड अप्रोच के साथ डिफाइन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू लाइफ के अंदर और भी बहुत सारे राइट्स आते हैं, जैसे राइट टू क्लीन एयर, राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू फ्री लीगल एड, इसके अलावा और भी बहुत सारे राइट्स हैं। याद कीजिए पहले फेज में सुप्रीम कोर्ट ने टेक्स्ट पर फोकस किया था, लेकिन दूसरे फेज में सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच अपना रही है। जिन राइट्स की संविधान में गारंटी दी गई है उन राइट्स को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में देखा जा रहा है। और देखो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है, ये कंसेप्ट दिया सुप्रीम कोर्ट ने 1978 के इस केस में। देखो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में हम ये देखते हैं कि जिस प्रोसीजर के साथ कानून बनाया गया है वो सही है या फिर गलत है। अगर प्रोसीजर सही है और उस कानून की इम्प्लीमेंटेशन में भी सही प्रोसीजर को फॉलो किया गया है तो मतलब वो कानून गलत नहीं है और उस कानून के तहत सरकार के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है वो गलत नहीं है। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में सुप्रीम कोर्ट या फिर कोर्ट्स ये देखती हैं लॉ जो है वो फेयर है
या फिर नहीं है। ऐसा तो नहीं कहीं लॉ आर्बिट्रेरी है, तो प्रोसीजर के साथ साथ लॉ को भी एग्जामिन किया जाता है कोर्ट्स के द्वारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में। ये हमने बात की दूसरे फेज की। अब हम बात करते हैं तीसरे फेज की। देखो, पहले दो फेसेस की एक खास बात ये थी, संविधान के प्रोविजंस को इंटरप्रेट करने का कोई भी मामला आता तो उसे संविधान की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास भेजा जाता और उस बेंच में 5 या फिर 5 से अधिक जजेस होते थे और वर्डिक्ट के बाद फिर से वो इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने आता तो उसे बदलने के लिए पहले की बेंच ने जो वर्डिक्ट दिया था उससे बड़ी बेंच होगी वर्डिक्ट को चेंज करने के लिए। मतलब ये प्रोसीजर अपनाया गया था पहले फेज में और दूसरे फेज में। और इसके अलावा देखो, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी जजमेंट्स दी जाती थी संविधान के मामले में, संविधान के प्रोविजंस के इंटरप्रिटेशन के मामले में प्रॉपर रीजंस दिए जाते थे। बेशक सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के प्रोविजंस को गलत ढंग से इंटरप्रेट किया, लेकिन रीजनिंग जरूर दी जाती थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सोचती क्या है, उन्होंने ये वर्डिक्ट क्यों दिया है, लॉजिक क्या है ये वर्डिक्ट देने का। बट तीसरे फेज में सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट पर ज्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया, रीजनिंग पर कम फोकस किया गया। मतलब कोई वर्डिक्ट अगर दिया जाता संविधान के इंटरप्रिटेशन के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट्स में यह नहीं बताया जाता उन्होंने ये वर्डिक्ट क्यों दिया है, सिर्फ आउटकम पर फोकस दिया जाता कि फाइनल हमारे हिसाब से ये चीज है, संविधान के इस प्रोविजन को ऐसे इंटरप्रेट करना चाहिए। इसके देखो दो रीजंस हैं। एक तो रीजन ये है इसका, पहले कम जज हुआ करते थे, पहले और दूसरे फेज में सुप्रीम कोर्ट में कम जज हुआ करते थे। शुरुआत हुई थी 8 जजेस से और आज के समय में सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस हैं। तीसरे फेज में भी 30 के आसपास जजेस थे। तो छोटी छोटी सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस बैठने लग गई, 2 जज की बेंच, 3 जज की बेंच। इसका रिजल्ट ये निकला, एक बेंच की ओपिनियन दूसरे बेंच से डिफर करने लगी। जबकि देखो पहले और दूसरे फेज में जजेस की संख्या कम थी और बड़ी बड़ी बेंचेस बैठा करती थी, 6 जजेस की बेंच, 7 जजेस की बेंच, 9 जजेस की बेंच। तो पूरी सुप्रीम कोर्ट में एक कोहेरेंस देखने को मिलती थी कि ये वर्डिक्ट आया है और ये पूरी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। अब तो देखो ऐसा लगता है 34 जजेस में से 2 या फिर 3 जजेस की काफी सारी बेंचेस हैं, तो ऐसा लगता है जैसे 12 के आसपास सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है। और फोरम शॉपिंग के बारे में आपने सुना होगा, कुछ वकीलों को पता है कि इस मामले में ये पर्टिकुलर जज इस प्रकार का वर्डिक्ट दे सकता है, दूसरा जज इस प्रकार का वर्डिक्ट दे सकता है। ये चीजें आज के समय में काफी होती हैं, लेकिन पहले और दूसरे फेज में ये चीजें नहीं हुआ करती थी, क्योंकि ऐसा माना जाता था पर्टिकुलर वर्डिक्ट मतलब पूरे सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन। इसके बाद राइटर के द्वारा बात की जाती है चौथे फेज की। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की इंटरप्रिटेशन के मामले में चौथे फेज में एंटर किया है और चौथे फेज की शुरुआत में काफ़ी सारे अच्छे जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। जैसे आर्टिकल 377 से संबंधित मामला हो, अडल्ट्री से संबंधित मामला हो, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस का राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत आने की बात हो। काफ़ी अच्छे जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं चौथे फेज की स्टार्टिंग में। और ज़्यादातर ये जो वर्डिक्ट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा दिए गए हैं। देखो, हमारे संविधान निर्माता हमेशा से यही चाहते थे कि जुडिशरी का काम हमारे देश में सोशल रेवोल्यूशन लेके आना है, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना है, और उसी पर चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के प्रोविजंस को इंटरप्रेट करना स्टार्ट भी किया है। जैसे आर्टिकल 377 को लेके सुप्रीम कोर्ट का नज़रिया पहले अलग था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अलग तरह का वर्डिक्ट दिया बदलते समय के अनुसार। लेकिन देखो, लास्ट में आर्टिकल में एक बात ये भी बोली जाती है कि लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिनको अभी भी सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच या फिर 3 जजेस की बेंच सुन रही है। जैसे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का मामला हो या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से संबंधित केस हो। ये बड़े केसेस हैं और इन केसेस को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के द्वारा सुना जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। जब भी देखो ऐसा इंपॉर्टेंट केसेस को सुप्रीम कोर्ट की 2 या फिर 3 जजेस की बेंच के द्वारा सुना जाता है तो विभिन्न बेंचेस के बीच टकराव भी आता है। तो जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं संविधान के प्रोविजन से संबंधित, उनका इंटरप्रिटेशन बड़ी बेंचेस के द्वारा होना चाहिए और प्रॉपर रीजनिंग भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देनी चाहिए कि किस लॉजिक के आधार पर, कौन से आर्गुमेंट्स और रीजंस के आधार पर हमने ये वर्डिक्ट दिया है, ताकि विभिन्न बेंचेस की ओपिनियन
के बीच किसी प्रकार का टकराव ना हो, ऐसी कोई सिचुएशन पैदा नहीं हो कि इस बेंच ने संविधान के इस प्रोविजन को पर्टिकुलर वे में इंटरप्रेट किया और दूसरी बेंच ने किसी और तरीके से इंटरप्रेट कर दिया। अगर देखो रीजनिंग का इस्तेमाल होगा तो संविधान को एक ही ढंग से इंटरप्रेट किया जाएगा। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।